हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप चैप्टर 6 का भाग 2। ठीक है, पहले वीडियो में हमने पढ़ लिया था व्यापार, संचार, सेवा का क्षेत्र को। आज हम बात करेंगे पर्यटन और अन्य शेष बचे हुए टॉपिक्स की। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्यटन। पर्यटन एक ऐसी यात्रा होती है जो आमोद प्रमोद के उद्देश्य से की जाती है, यानी मनोरंजन के उद्देश्य से यदि कोई यात्रा की जा रही हो उसे पर्यटन कहा जाता है। ठीक है, विश्व की बात करें तो कुल राजस्व की दृष्टि से यह विश्व का सबसे बड़ा व्यवसाय है। विश्व का सबसे बड़ा व्यवसाय कौन सा है? पर्यटन। राजस्व की दृष्टि से, राजस्व मतलब इस पर्यटन से किसी देश की सरकार को होने वाली आय। ठीक है, जो राजस्व का मतलब होता है राजकीय आय, सरकार को जो आय होती है उसे राजस्व कहा जाता है। ये राजस्व की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा व्यवसाय है पर्यटन। इस व्यवसाय का कार्य कुछ संस्थाएं करती हैं जो अपने रजिस्टर्ड व्यक्तियों द्वारा पर्यटकों के आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन एवं खरीद फरोख्त की व्यवस्था करती है। यानी बहुत सारी कंपनियां, संस्थाएं, संगठन इसमें काम करते हैं। जो पर्यटक जो आते हैं घूमने के लिए, विजिट करने के लोग आते हैं, ट्रैवल जो लोग करते हैं उनके लिए उनके पर्यटन के साधनों की व्यवस्था करती है, उनके रुकने के लिए आवास की व्यवस्था करती है, उनके भोजन की व्यवस्था करती है, मनोरंजन की व्यवस्था करती है और जो आसपास मार्केट होते हैं उनसे खरीद फरोख्त की व्यवस्थाएं भी करवाती है। आपने कभी देखा हो मोबाइल वगैरह पे या टीवी वगैरह पे तो एक ऐड आता है, मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप ये एक संस्था है जो आपके ट्रिप यानी कि आप जो घूमने जा रहे हैं उसकी पूरी व्यवस्था कर देती है। इसके अलावा बहुत सारी होटल्स होती हैं, वो भी इस प्रकार के क्या कह सकते हैं उनको हम ऑफर निकालती हैं, जिसमें आपको घुमाने का, परिवहन का, आवास का, मनोरंजन का सारी व्यवस्थाएं वो करती है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं पर्यटन प्रदेश। विश्व के पर्यटन प्रदेशों की बात हो रही है, यानी वे प्रदेश जहां अधिकांश पर्यटक विश्व में भ्रमण करते हैं। सबसे पहला प्रदेश है भूमध्य सागरीय तटीय प्रदेश। बच्चों ये वही प्रदेश है जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। सबसे अनुकूल जलवायु वाला प्रदेश है, सुहानी जलवायु वाला प्रदेश है। ठीक है, इस भूमध्य सागरीय तट के सहारे के देश है जैसे स्विट्जरलैंड है। ठीक है, इसके अलावा इसके तट के आसपास के जितने भी देश है भूमध्य सागर के, चाहे इटली हो। ठीक है, भारत का पश्चिमी तट, भारत का पश्चिमी तट, ठीक है, दक्षिण भाग में पश्चिमी तट, यानी कि पश्चिमी तट की बात की जा रही है। पश्चिम तट में हमारे पास कौन सी? हिंद महासागर, अरब सागर। ठीक है, तो इसमें कौन सा आ जाता है? केरल और गोवा के जो तट है। गोवा हमारे भारत में पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, विश्व के लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में गिने जाते हैं। शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्र में भी जैसे मनाली आदि पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे बर्फबारी देखने के लिए जाते हैं, स्नोफॉल देखने के लिए। ठीक है, राजस्थान के ऐतिहासिक नगर जैसे जोधपुर हुआ, मेवाड़ प्रदेश हुआ, चित्तौड़गढ़ हुआ। ठीक है, ऐसे मध्य प्रदेश का खजुराहो, जहाँ एलोरा, अजंता आदि ये गुफाएं हैं, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, ये भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पर्यटन प्रदेश कहलाए जहाँ पे लोग, पर्यटक जो होते हैं वो आकर्षित होकर के घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे पर्यटन सेवा को प्रभावित करने वाले कारक। वे कौन से कारक हैं जो पर्यटन की सेवा को प्रभावित करते हैं, यानी या तो बढ़ावा देते हैं या उसको डिमोरलाइज करते हैं, उसको घटा देते हैं। सबसे पहले मांग। विगत शताब्दी से, शताब्दी समझ के 100 वर्षों के समय से अवकाश के लिए पर्यटन की मांग तीव्रता से बढ़ी है। यानी कि जब किसी व्यक्ति के पास अवकाश होता है, यानी जैसे ग्रीष्मकालीन अवकाश आते हैं, शीतकालीन अवकाश आते हैं, कार्य करने वाले लोग जिनके एक निश्चित समय अंतराल के लिए उनको अवकाश मिलता है। इसके अलावा कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम करने वाले लोग होते हैं जिनको निश्चित समय अवधि के लिए अवकाश प्राप्त होता है। हमारे भारत में हम बात करें तो प्राय 2 प्रकार के अवकाश फेमस है। ग्रीष्मकालीन अवकाश, जैसे बच्चों के लिए स्कूल की छुट्टियां हो जाती है, कर्मचारियों के लिए भी एक निश्चित अवकाश मिलता है। इसके अलावा मध्यावधि अवकाश होते हैं, शीतकाल में होते हैं। इस अवकाश के दौरान लोग घूमना पसंद करते हैं। तो विगत शताब्दी से अवकाश के लिए पर्यटन की मांग तीव्रता से बढ़ी है। उच्च जीवन स्तर तथा बढ़े हुए आराम के समय के कारण अधिक लोग विश्राम के लिए पर्यटन पर जाते हैं। कुछ लोग अपने उच्च जीवन स्तर यानी हाई प्रोफाइल लाइफ जो होती है, जिसमें बहुत ज्यादा व्यस्तता रहती है, कार्य करने की कार्य अधिकता होती है, मानसिक दबाव होता है, तनाव रहता है लोगों को, तो वो उस समय आराम करने के लिए भी, विश्राम करने के लिए भी पर्यटन पर जाते हैं। ठीक है, बात करें परिवहन की। परिवहन की सुविधाओं में सुधार के कारण पर्यटन क्षेत्रों का अधिक विकास हुआ है। निश्चित बात है
कि जो पर्यटन क्षेत्र है वहां पर जब पर्यटन की सुविधा अच्छी होगी तो निश्चित रूप से उनका विकास भी होगा। परिवहन की व्यवस्था होगी तो परिवहन की व्यवस्था का मतलब है वहां तक पहुंच आसान हो, वहां पर चलने के लिए अच्छा सड़क परिवहन हो, बसेस हो, ठीक है, कार वगैरह जो अपने व्यक्तिगत वाहन है उनके पहुंचने के लिए वहां पे पर्याप्त रूप से सड़क जाल हो। इसके अलावा ट्रेन चलती हो या फिर वायु परिवहन हो, किसी भी प्रकार का परिवहन हो, लेकिन वो सुव्यवस्थित और सहज उपलब्ध होना चाहिए। उदाहरण के लिए वायु परिवहन ने घरों को विश्व के सभी पर्यटन स्थलों से जोड़ दिया है। वायु परिवहन ने आप अपना फ्लाइट का टिकट बुक कीजिए और विश्व के किसी भी कोने में उड़कर पहुंच सकते हैं। तो वायु पर्यटन ने पूरे विश्व को क्या कर दिया है, आपके घरों से, विश्व के सभी पर्यटन स्थलों को आप घरों से जोड़ दिया है। फिर बात करते हैं जलवायु की, कि ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी प्रदेश घूमने लायक हो, वह जलवायु जो लोगों को आकर्षित करती है, ठीक है। कुछ ठंडे प्रदेश के पर्यटकों को गुनगुनी धूप में पुलिनों पर मौज मस्ती करने की इच्छा होती है। तट जो होते हैं, ठीक है, बीच जो होते हैं, ठीक है, वहां पर घूमने की इच्छा होती है। जैसे हमारे भारत की बात कर लें, भारत उष्णकटिबंधीय प्रदेश में आता है। यहाँ पे ठीक ठाक ग्रीष्मकाल रहता है, शीतकाल अल्प अवधि का होता है, और लेकिन बहुत ज्यादा उग्र नहीं होता, बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है। तो ठंडे प्रदेश के जो लोग होते हैं वो वहां से हमारे दक्षिण भारत की बात कर ले, चाहे उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, जिसमें भारत आ रहा है, इंडोनेशिया आ रहा है, ठीक है, जापान आ रहा है, बहुत सारे देश आ रहे हैं। इन प्रदेशों में घूमने के लिए विदेशों से लोग आते हैं। विदेशों से भी कहाँ से, ठंडे प्रदेश से, उत्तर पश्चिमी यूरोप प्रदेश से बात कर ले, चाहे उत्तर अमेरिका की बात कर ले, कनाडा प्रदेश से, वहाँ के दर्शक, वहाँ के लोग जो होते हैं, नागरिक होते हैं, वहाँ पे गर्म प्रदेशों में घूमने की इच्छा होती है उनकी। दक्षिणी यूरोप भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पर्यटन के महत्व का एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि यहाँ की जलवायु बहुत अधिक अनुकूलित है, ठीक है। भूदृश्य की बात करें, कुछ लोग मनोरम मनोहर पर्वत में छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं। इसके लिए पर्यटक जो होते हैं पर्वतों, झीलों, दर्शनीय समुद्र तटों और मनुष्य द्वारा पूर्ण रूप से अपरिवर्तित भूदृश्यों को चुनते हैं। कुछ दर्शक ऐसे भी होते हैं, यानी लोग ऐसे भी होते हैं, पर्यटक ऐसे भी होते हैं जिनको पहाड़ पसंद है, पहाड़ों पर चले जाते हैं, इनको घाटियां पसंद है, घाटियों पर चले जाते हैं, इनको झीलें देखना पसंद है, वो झीलें देखने चले जाते हैं। जैसे भारत की बात करें, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, नैनीताल, शिमला, धर्मशाला, कांगड़ा, ये श्रीनगर, ये सभी वे प्रदेश हैं जो भूदृश्य की दृष्टि से बड़े ही मनोहारी है। और भारत के कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बारे में तो कहा गया है कि भारत यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं पर है, ठीक है। तो लोग पर्यटन स्थलों को, भूदृश्य को देखकर भी आकर्षित होते हैं। किस प्रकार का भूदृश्य है, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग मंदिरों की ओर जाना पसंद करते हैं, दर्शनीय स्थलों की ओर जाना पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐतिहासिक स्थलों को देखना पसंद करते हैं, जैसे कि कुतुब मीनार हुआ, लाल किला हुआ, विजय स्तंभ हुआ, चित्तौड़गढ़ की बात कर लें, ठीक है, मेहरानगढ़ किला हुआ, जोधपुर की बात कर लें। ऐसे ऐतिहासिक स्थलों को भी देख जाते हैं। कुछ लोग समुद्र तट जिनको पसंद होता है, समुद्र तटों की ओर चले जाते हैं। इस प्रकार भूदृश्य भी पर्यटन सेवाओं को प्रभावित करता है। इतिहास एवं कला, प्राचीन काल के इतिहास से संबंधित स्थल एवं पुरातत्व के महत्व के भवन पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थल होते हैं। कुछ लोग केवल इतिहास एवं कला वाले संबंधित क्षेत्रों को, जैसे मैंने अभी बताया कि कुतुब मीनार देखने जा रहा है, लाल किला देखने जा रहा है, तो कुछ लोगों के लिए केवल आकर्षण का क्षेत्र होते हैं और कुछ लोगों के लिए ये महत्व के क्षेत्र भी होते हैं, पुरातत्व के महत्व के। यानी वो लोग, जैसे इतिहास के कुछ स्टूडेंट्स हैं मान के चले, और उन्हें इतिहास में बहुत गहरी रुचि है, तो जब किसी पर्यटन स्थल पर घूमने जाएंगे तो उसका ऐतिहासिक परिदृश्य भी देखते हैं। किसी ऐतिहासिक स्थल पर जाएंगे, मान के चले पेवाड़ घूमने गए या चित्तौड़गढ़ घूमने चले गए, तो बहुत लंबा चौड़ा वहाँ पे किला है, उसमें दुनिया भर के पर्यटन स्थल बने हो, चाहे रानी पद्मिनी का महल हो, चाहे विजय स्तंभ हो, चाहे एकलिंग महादेव जी का मंदिर हो, सभी को जाएंगे और उनके पीछे के इतिहास की जानकारी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार इतिहास और कला भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। संस्कृति और अर्थव्यवस्था, मानव जाति और स्थानीय रीतियों को पसंद करने वालों को पर्यटन लुभाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति देखना पसंद करते हैं। घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है। उदाहरण के लिए गोवा में हेरिटेज होम्स, कर्नाटक में मेडिकेरे और कुर्ग। संस्कृति और अर्थव्यवस्था कुछ और भी प्रकार से समझ सकते हैं। वह क्षेत्र जहां पर सांस्कृतिक विविधता बहुत मिलती है। इस मामले में भारत हमारा सबसे अच्छा उदाहरण है। भारत विविधताओं में एकता का देश है। हो सकता है कोई दर्शक केरल, दक्षिण भारत में पोंगल देखने जाए, कोणार्क का मंदिर देखने जाए, ठीक है, और वही दर्शक अब इच्छा होगी पंजाब में मुझे बैसाखी देखनी है, राजस्थान का कालबेलिया नृत्य, घूमर नृत्य देखना है, ठीक है, असम का मुझे बिहू नृत्य भी देखना है,
तो तमाम भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति को ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो इन क्षेत्रों में जाता है और वहां पर घरों में रुकना पसंद करता है। इस प्रकार संस्कृति और अर्थव्यवस्था भी पर्यटन को आकर्षित करते हैं। ये दो उदाहरण देखें, गोवा में हेरिटेज होम्स बने हुए, होम्स, कर्नाटक में मेडिकेरे और कुर्ग। ठीक है। भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवा, एक छोटा सा टॉपिक हमारी पाठ्य पुस्तक में। 2005 में एक आंकड़ा दे रखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका से उपचार के लिए 55,000 मरीज भारत आए। संयुक्त राज्य स्वास्थ्य सेवा तंत्र के तहत विभिन्न होने वाले लाखों डॉक्टर की तुलना में यह संख्या बहुत कम है। ठीक है। भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बनकर खोजा गया, यानी कि अमेरिका जैसे विकसित देश से लगभग 55,000 मरीज भारत आए, किसके लिए? उपचार कराने के लिए। अर्थात इसका मतलब है कि भारत चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर उभर रहा है। भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बनकर खोजा गया। ये शब्द आ गया ना, एक क्या शब्द है? चिकित्सा पर्यटन। यानी कि लोग पर्यटन कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, किसके लिए? चिकित्सा के उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, तो उसे चिकित्सा पर्यटन कहा जाएगा। महानगरों में अवस्थित विश्व स्तरीय अस्पताल में संपूर्ण विश्व के उपचार किए जाते हैं। भारत, सिंगापुर, मलेशिया जैसे विस्तृत देशों को चिकित्सा पर्यटन से अनेक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। तो भारत, सिंगापुर, मलेशिया चिकित्सा पर्यटन में अपना नाम बड़ा कर रहे हैं। चिकित्सा पर्यटन की परिभाषा दे रखी है कि जब चिकित्सा उपचार को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन से संबंध, एक एच को हटा दे, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन से संबंध किया जाता है तो इसे चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप। ये बहुत ही विशिष्ट तथा जटिल प्रकार के क्रियाकलाप है। ठीक है। जिनका संबंध क्यों कहा गया है कि ये जटिल, विशिष्ट जटिल क्रियाकलाप है? क्योंकि तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलापों और पंचक क्रियाकलापों, तीन प्रकार के क्रियाकलापों में बहुत सूक्ष्म अंतर है जिसको समझने की आवश्यकता है। चतुर्थ क्रियाकलाप में वे क्रियाकलाप आते हैं जो शिक्षा, सूचना, शोध व विकास संबंधित है। और शिक्षा में अभी हमने पढ़ा था शिक्षक, जिसको हमने कैसे मान लिया था? तृतीय क्रियाकलाप में। सूचना संचार को हमने भी पढ़ा था तृतीय क्रियाकलाप में, लेकिन आधुनिक समय में संचार को किसमें रखा गया है? चतुर्थ क्रियाकलाप में। शोध और विकास के कार्य चतुर्थ क्रियाकलाप के हिस्सा है ही। तो ये चार तो याद रखनी है आपको। ठीक है। अंतर क्या है वो धीरे धीरे आप समझते जाएंगे, आपको क्लियर होता जाएगा। चतुर्थक शब्द से तात्पर्य उन उच्च बौद्धिक व्यवसायों से है जिनका दायित्व चिंतन, शोध तथा विकास के लिए नए विचार देना है। तृतीय क्रियाकलापों में हम सेवा दे रहे होते हैं और सेवा के बदले में पारिश्रमिक मिलता है, जबकि चतुर्थ क्रियाकलापों में सेवा नहीं दी जा रही है। हम चिंतन कर रहे हैं, हम शोध कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, विकास के लिए नए विचार दे रहे हैं। ठीक है। और तब जाकर के हमको पारिश्रमिक मिल रहा है, तो ये चतुर्थ क्रियाकलाप में आया। शिक्षा का मतलब एक शिक्षक ने सेवा दी, तृतीय क्रियाकलाप हुआ। लेकिन वो शिक्षा का पाठ्यक्रम किस प्रकार निर्धारित हुआ, किसने निर्धारित किया? उस शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तकें कैसे बनी, उस शिक्षण के लिए एक योजना कैसे बनी, उस शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा, इनका निर्धारण करने के लिए जो शोध करने वाले लोग हैं, बड़े बड़े रिसर्चर जो बैठे हुए हैं, उनको हम चतुर्थ क्रियाकलापों में गिनेंगे। समझ रहे मेरी बात को? शिक्षक सीधे सीधे बच्चों को शिक्षण करा रहा है, पढ़ा रहा है बच्चों को, तो वो तृतीय क्रियाकलाप है, क्योंकि पढ़ाने के बदले उसको पारिश्रमिक मिल जाएगा। लेकिन शिक्षक जिस पाठ्यक्रम से पढ़ा रहा है, जिस पुस्तक से पढ़ा रहा है, उस पुस्तक को जिन विद्वानों ने लिखा है, तो वो सेवा नहीं दे रहे थे किसी व्यक्ति को, किसी उपभोक्ता को सीधे सेवा नहीं दे रहे। वो अपने ज्ञान का उपयोग करके, अपने ज्ञान का उपयोग करके उसको लिखित रूप में आप तक पहुंचा रहे। ठीक है। ये प्रत्यक्ष सेवा नहीं है, ये अप्रत्यक्ष सेवा है। और ये अप्रत्यक्ष सेवा ही क्या कहलाती है? चतुर्थ क्रियाकलाप कहलाती है। तो ये मामूली सा अंतर है, बहुत छोटा सा, कि तृतीय क्रियाकलापों में प्रत्यक्ष सेवाओं को गुना जाता है और चतुर्थ क्रियाकलापों में अप्रत्यक्ष सेवाओं को गुना जाता है, जिसमें सीधे सीधे सेवा नहीं दी जा रही होती है, लेकिन है तो सेवा क्षेत्र ही। ठीक है। इसीलिए यह कहा गया कि चतुर्थक सेवाओं को ज्ञान उन्मुख क्षेत्र क्यों कहा जाता है? प्रश्न बनता है ये। वह चतुर्थक सेवा क्षेत्र जो है वो ज्ञान उन्मुख क्षेत्र क्यों है? क्योंकि चतुर्थक सेवाओं के अंतर्गत कर्मचारियों के विशिष्ट ज्ञान का उपयोग किया जाता है। किसका? विशिष्ट ज्ञान का उपयोग किया जाता है। इसको और क्लियर समझेंगे। प्राथमिक द्वितीय सेक्टरों में बड़ी संख्या में चतुर्थ सेक्टर की तरफ सेवाओं का प्रस्ताव हुआ है। सेवाओं में वृद्धि अर्थव्यवस्था के विकसित होने का प्रतीक है। एक ही प्रकार का काम तृतीय चतुर्थ दोनों में हो सकता है। जैसे अध्यापक तृतीय श्रेणी में है, किंतु यदि कोई अध्यापक नवीन शिक्षण पद्धति के काम में संलग्न होकर
किसी प्रकार का आविष्कार करता है तो चतुर्थक में शामिल हो जाता है। आविष्कार करते समय वो प्रत्यक्ष सेवा नहीं दे रहा है, वो आविष्कार कर रहा है, इसलिए वो किस शामिल हो गया, वो चतुर्थक क्रियाकलाप में शामिल हो गया। पंचम क्रियाकलाप पर जाए। पंचम क्रियाकलाप सबसे उच्च कोटि क्रियाकलाप है, इनसे ऊपर कोई क्रियाकलाप अभी तक वर्गीकृत नहीं किया गया है। ये वे सेवाएं हैं जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन, व्याख्या और आंकड़ों की व्याख्या, प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी मूल्यांकन पर केंद्रित है। किसी समय चतुर्थक और पंचम क्रियाकलापों को साथ ही रखा गया था, लेकिन अब पंचम क्रियाकलाप जो है वो उच्च कोटि की सेवाएं होती हैं। जैसे होते क्या है, इनको स्वर्ण कॉलर में रखा जाता है। प्राय स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय तृतीयक सेक्टर का एक और उपविभाग है, क्योंकि चतुर्थक क्रियाकलाप भी तृतीयक सेक्टर का ही हिस्सा था और पंचम क्रियाकलाप भी तृतीय सेक्टर का ही हिस्सा है, लेकिन इसका उपविभाग है जो वरिष्ठ व्यावसायिक कार्यकारियों, सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों, वित्तीय विधि परामर्शदाताओं इत्यादि की विशेष और उच्च वेतन वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्नत अर्थव्यवस्था संरचना में उनका महत्व उनकी संख्या से कहीं अधिक है, चाहे ये संख्या में कम हो, लेकिन इनका महत्व जो है वो ज्यादा है संख्या की तुलना में। एक वैज्ञानिक की खोज और समझाने का प्रयास करूंगा। अनुसंधान की बात कर रहे हैं हम, अनुसंधान वैज्ञानिक ये इसमें आते हैं। एक वैज्ञानिक की एक छोटी सी खोज, जैसे हमारे स्वर्गीय श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है, मिसाइल तकनीक की खोज की। वो मिसाइल तकनीक के आधार पर हमारा देश बहुत विकसित होता जा रहा है और उस एक तकनीक में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला, लेकिन व्यक्ति एक था। तो संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है, उनका कार्य, उनका योगदान। पंचम क्रिया में बात हुई। अब आते हैं बाह्य स्रोतन की। आउटसोर्सिंग क्या है? आउटसोर्सिंग बहुत सरल सा है, आप उसको सरल भाषा में समझेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद आपको एक लाइन में समझा दूंगा। बाह्य स्रोतन पर ठेका देना, दक्षता को सुधारने और लोग लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी उपकरण को काम सौंपना है। ठीक है, अब सरल भाषा में समझे। मान के चलिए आप में से कोई छात्र बढ़िया सी डिग्री लेकर मान के आईआईटी कर लेता है और कंप्यूटर साइंस में विद्वान हो जाता है, महारत हासिल कर लेता है, और वह अब कार्य करने के लिए उसको विदेश से किसी कंपनी से जॉब ऑफर हो जाता है और वहां वह काम करने के लिए चला जाता है, तो उसे कहेंगे आउटसोर्सिंग। उस व्यक्ति को वहां क्यों बुलाया गया? क्योंकि आपको, मैं कह रहा हूं आप में से कोई बच्चा है, आपको वहां क्यों बुलाया गया विदेश में? क्योंकि हो सकता है आपको दिया जाने वाला वेतन वहां किसी लोकल को दिए जाने वाले वेतन से बेहतर हो, एक ही हो सकता है। वहां के जो लोग हैं वो उनसे कम वेतन दिया जाए आपको, आपकी तुलना में वेतन पर्याप्त हो। दूसरा ये हो सकता है कि आप जैसी दक्षता वहां किसी मौजूद नहीं हो, ये भी एक कारण है। तो जब आप कुशल स्किल्ड होकर के जब किसी कंपनी में जॉब करने जाएंगे तो निश्चित रूप से उस कंपनी की, उस संस्थान की दक्षता में वृद्धि करेंगे, उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि करेंगे, उसको मुनाफे में लेकर के आएंगे। ठीक है, तो कोई भी संस्था ये ठेका दे देती है, ठेका देना कह सको या बाह्य स्रोतन कह सकते हो कि भाई आपको हमारे यहाँ कार्य करना है, ठीक है, और आपको इसलिए कार्य करना है क्योंकि हम अपनी संस्था का दक्षता सुधार सके, ठीक है, लागतों को घटा सके। दक्षता सुधरेगी तो लागत अपने आप घटेगी। ठीक है, जब वायु स्रोतन में कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित किया जाता है तो उसे ऑफशोरिंग कहा जाता है, अपतरण। ऑफशोरिंग का मतलब हुआ जब व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में समुद्र पार करके गया, ठीक है, तो ऑफशोरिंग हो गया। हालांकि अपतरण, ऑफशोरिंग और वायु स्रोतन का प्रयोग इकट्ठा किया जाता है। जिन व्यापारिक क्रियाकलापों को वायु स्रोतन किया जाता है उनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी, ह्यूमन रिसोर्सेज मानव संसाधन, ग्राहक सहायता कॉल सेंटर जो होते हैं, और कॉल सेंटर सेवाएं कई बार विनिर्माण अभियांत्रिकी भी सम्मिलित किए जाते हैं। फैक्ट्री वगैरह, इंजीनियरिंग वगैरह भी इसमें सम्मिलित की जाती है कि साहब विदेश में किसी बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें वो कोई निर्माण कार्य कर रही है, ब्रिज बना रही है, सड़क बना रही है, पटरी ला रही है, कोई फैक्ट्री स्थापित कर रही है, उसके लिए वो किसी अन्य देश से भी कुशल श्रमिकों को, कुशल कारीगरों को, कुशल इंजीनियरों को, अभियंताओं को बुला सकती है। ठीक है, आंकड़ा प्रक्रमण एक नया छोटा सा एक शब्द है, आंकड़ा प्रक्रमण, इसको समझे। आंकड़ा प्रक्रमण क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक सेवा है, ठीक है, जिसे आसानी से एशियाई, पूर्वी यूरोपीय, अफ्रीकी देशों में क्रियान्वित किया जा सकता है। इन देशों में विकसित देशों की अपेक्षा कम पारिश्रमिक पर अंग्रेजी भाषा में अच्छी निपुणता वाले सूचना प्रौद्योगिकी में कुशल कर्मचारी उपलब्ध हो जाता है।
सॉरी, हैदराबाद अथवा मनीला फिलीपींस में स्थापित एक कंपनी भौगोलिक सूचना तंत्र की तकनीक पर आधारित परियोजना पर संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा जापान जैसे देशों के लिए काम करती है। समझ गए आंकड़ा प्रक्रमण, यानी कि इसको डेटा रिसोर्सिंग भी कह सकते हैं, आंकड़ा प्रबंधन भी कह सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। श्रम संबंधी कार्यों को समुद्र पार क्रियान्वित करने से, चाहे वह भारत, चीन और यहां तक अफ्रीका का कम सघन जनसंख्या वाला देश बोत्सवाना हो, ऊपरी लागत बहुत कम होती है, जिससे यह सेवा लाभदायक हो जाती है। समझने का प्रयास करें। मान चले कोई कंपनी अपने आंकड़ों के प्रक्रमण के लिए, संग्रहण के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए, ठीक है, अपने लोकल, अपने क्षेत्र से कोई कार्य करवाती है, तो निश्चित रूप से हो सकता है कि वो उसको उच्च दाम मिल रहा हो, और किसी अन्य क्षेत्र से यदि ऐसे व्यक्तियों को बुलाया जाए या किसी कंपनी को ठेका दे दिया जाए कि भाई आप बड़ी कंपनी के आंकड़ों को देखिए, प्रक्रमण कीजिए, तो यह प्रक्रिया उसके लिए कम लागत वाली होगी, लाभदायक होगी। यह एक संयुक्त में बड़ा व्यवसाय है जिसको आंकड़ा प्रक्रमण कहा जाता है। कुछ स्थान दे रखे से हैदराबाद और मनीला में कुछ कंपनियां हैं जो संयुक्त अमेरिका, जापान जैसे देशों के लिए काम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ परिभाषाएं हमारी पाठ्य पुस्तक में छोटी छोटी सी। ज्ञान आधारित बाह्य स्रोतन, नॉलेज बेस्ड आउटसोर्सिंग है यह सूचना प्रेरित ज्ञान का बाह्य स्रोतन है जिसमें विशेषता किसी विशिष्ट ज्ञान या कौशल की आवश्यकता होती है। इनमें उच्च श्रेणी के कुशल कर्मी संलग्न होते हैं, जैसे ई लर्निंग, अनुसंधान और विकास क्रियाएं। इस प्रकार के कार्यों में दक्ष व्यक्ति को कोई कंपनी, कोई संस्थान अपने यहाँ कार्य करने के लिए बुला सकता है, क्योंकि उसके पास एक विशिष्ट ज्ञान, एक कौशल है, ठीक है। होम शोरिंग बड़ा ही सरल है। किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मियों को घर बैठकर काम करने की सुविधा प्रदान करना होम शोरिंग कहलाता है। यह सूचना प्रक्रमण क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय है जो इंटरनेट जुड़ा है में अधिक प्रचलित है। अभी बताया था मैंने, आंकड़ा प्रक्रमण या सूचना प्रक्रमण इसी से संबंधित व्यवसाय है। होम शोरिंग, आप घर बैठे बैठे अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से, अपने इंटरनेट के द्वारा किसी भी कंपनी में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। श्रृंखला भंडार बड़ी सिंपल सा, एक भंडार चलाने के अनुभवों को अन्य भंडार पर लागू करके अपने व्यापारिक प्रस्थान चलाना श्रृंखला भंडार है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं अंकीय विभाजन। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित है। समझने का प्रयास करें ये बात क्या कही जा रही है कि किसी देश में जो सूचना संचार प्रौद्योगिकी है उसके आधार पर जो विकास हो रहा है, उस विकास में जो अवसर मिल रहे हैं उनका वितरण सभी देशों में समान नहीं है। मान के चले कोई आईटी की बहुत बड़ी कंपनी खुल गई और कंपनी ने बड़े बड़े नए नए सॉफ्टवेयर विकसित किए, बड़े बड़े यंत्रों का विकास किया, और उससे देश का विकास हो रहा है और विकास से रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। और वे रोजगार के अवसर जो है वो किस प्रकार से उपलब्ध हो रहे हैं, क्या सभी को समान रूप से उपलब्ध हो पा रहे हैं या नहीं, इसी को ही क्या कहा जा रहा है, अवसरों का वितरण कहा जाता है। ये पूरे ग्लोब पर समान नहीं है। किसी देश में वितरण आसान हो सकता है, किसी देश में कठिन हो सकता है, किसी में सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध हो सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे हमने मानव विकास से पढ़ा था, अवसरों की समान उपलब्धता, ये समान रूप से नहीं है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक सभी देशों की पहुंच समान नहीं है। विकसित देश इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं जबकि विकासशील देश पिछड़ गए हैं। इसी को अंकीय विभाजन कहते हैं। देशों के भीतर अंकीय विभाजन की बात करें, देशों के भीतर भी अंकीय विभाजन दिखाई देता है। उदाहरण के लिए भारत और रूस के अलग अलग भागों में इस प्रौद्योगिकी के विकास में काफी अंतर पाया जाता है। देश के बड़े बड़े नगरों, महानगरों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की भरपूर सुविधाएं उपलब्ध है, जबकि ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्र इस सुविधा से वंचित हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान ले, आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, हो सकता है किसी के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी बहुत अधिक विकसित हो और कहीं पे सूचना प्रौद्योगिकी बहुत अधिक विकसित नहीं हो। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनके तो मोबाइल में नेटवर्क आने की समस्या हो सकती है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे पे बैठे हो जिनका 5G का नेटवर्क आ रहा हो। कुछ स्टूडेंट ऐसे बैठे हो जहाँ ब्रॉडबैंड का नाम ही नहीं सुना हो, और कहीं पे ब्रॉडबैंड बहुत तेजी से, स्पेक्ट्रम ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा है बहुत तेजी से विकसित हो। भारत की बात करें, बेंगलोर जिसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है, इंटरनेट सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बन चुका है। तो देश के भीतर भी ये अवसर समान रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं, इसे देश के भीतर अंकीय विभाजन कहते हैं, ठीक है। ये हमारी पाठ्य पुस्तक में के अंत में तालिका दे रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के डिटेल देख सकते हैं। लाल कॉलर वाले श्रमिक कौन होते हैं? जो प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न श्रमिक होते हैं उनको लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है।
गोल्डन कॉलर, स्वर्ण कॉलर जो होते हैं वो डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक जैसे अत्यधिक कुशल जानकार लोग जो, और इसके अलावा ऐसे कम वेतन वाले श्रमिकों को भी संदर्भित करता है गोल्डन कॉलर। दूसरा कॉलर ग्रे कॉलर या सिल्वर कॉलर भी है। इसका तात्पर्य है जो सेवानिवृत्ति की आयु के बाद भी काम करते रहते हैं। इसके अलावा आईटी पेशेवर, स्वास्थ्य देखभाल करने वाले पेशेवर भी होते हैं। ठीक है। पिंक कॉलर यानी गुलाबी कॉलर उन श्रमिकों को संदर्भित करता है जो लाइब्रेरियन, रिसेप्शन जैसी कम वेतन वाली नौकरी में कार्य करते हैं। इस प्रकार सफेद कॉलर वेतनभोगी पेशेवर संबंध में जो सामान्य अर्थ में कार्यालय कर्मचारियों प्रबंधन को संदर्भित करता है। नीला कॉलर शारीरिक श्रम अधिक करते हैं, प्रति घंटा वेतन कमाता है, ये प्राय सेकेंडरी क्रियाकलापों में आते हैं। ब्लू कॉलर वर्कर ये खननों में काम करने वाले और कालाबाजारी करने वाली गतिविधियों में शामिल लोग जो होते हैं उनके लिए आता है। ग्रीन कॉलर वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों में काम करने वाले लोगों के लिए आता है। और ओपन कॉलर यानी कोई कॉलर नहीं, ऐसे लोगों के लिए आता है जो अपने घर बैठकर ही इंटरनेट के माध्यम से कार्य करते हैं। हमारी किताब में ज़्यादा डिटेल नहीं है। यदि आपको इसकी ज़्यादा डिटेल जाननी हो तो आप मुझे कमेंट्स में कॉलर और क्रियाकलाप लिख के कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको पूरा डिटेल इसका समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद बच्चों। आज के लिए हमने आज पूरा कर लिया अध्याय 6 तृतीयक चतुर्थक क्रियाकलाप, और आपको कल ही मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो प्रबंध संचार का, और उसके साथ ही उसके नोट्स भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इसके लिए आवश्यक है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आपको जैसे वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपने वीडियो को देखकर अपनी पढ़ाई सुचारू रख सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।